जय हिंद प्यारे बच्चों, सभी को राम राम। आई होप सभी बच्चे स्वस्थ, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के सामने आपका सुधीर सर फिर से एक बार लेकर हाजिर हूँ। बहुत बेहतरीन मॉक टेस्ट, इंग्लिश के मॉक टेस्ट, एयरफोर्स एक्सेंट बाय ग्रुप, एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट। वो सभी बच्चे जो अपनी तैयारी में जबरदस्त लगे हुए हैं। 22 सितंबर को एग्जाम है प्यारे बच्चों, और सभी का एक ही टारगेट है कि सर इस बार फाइनली मुझे एक सीट पक्का करना है, मुझे ज्वाइनिंग चाहिए। तो प्यारे बच्चों 100% आप इस सीरीज को ज्वाइन कर लो। इंग्लिश में 20 में से 20 दिलवाने की जिम्मेदारी प्यारे बच्चे मेरी रहेगी। आज से रेगुलर क्लास आपको मिलेंगी बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ, और वो भी सारी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगी। फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। मॉक टेस्ट सीरीज ये 50 मॉक टेस्ट होने वाली है, 100 भी हो सकते हैं। आप इसको प्लीज स्किप मत करिएगा। इसका जो लिंक है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आज के इस वीडियो में यदि आपने ये नहीं बताया कि मॉक टेस्ट सीरीज कैसी लगी, तो फिर ये कल और परसों से बंद हो जाएगी। आपको कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा मुझे मोटिवेट करने के लिए आपको जेन्युइनली बताना होगा कि सर सच में ये मॉक टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी थी या नहीं थी, क्या ये सीरीज कंटिन्यू रहनी चाहिए या नहीं। प्यारे बच्चों, फाइनली बिना देरी करते हुए आज आपको जिसको भी सबसे ज्यादा आप पसंद करते हो उसकी कसम है, मुझे 20 में से अपने नंबर बताओगे। स्क्रीन को रोक करके, हर क्वेश्चन पर स्क्रीन को रोक कर आप पहले सॉल्व करोगे और नेगेटिव मार्किंग हटा के अपने मार्क्स बताओगे। प्यारे बच्चों, इंग्लिश का पहला मॉडल पेपर याद रखिएगा। आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया तो सारी की सारी पीडीएफ कॉपी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टोटली टेलीग्राम पर सब कुछ मिलेगा। याद रखना इस बात को। इंग्लिश मॉडल पेपर फर्स्ट, पेपर पैटर्न पर आधारित और ये 100 मोस्ट इंपोर्टेंट मॉक टेस्ट सीरीज होने वाली है। बिना देरी करते हुए सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने प्यारे बच्चे। बिना देरी करते हुए सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप सभी के सामने लीजिए। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट। ही वेंट टू ऑफिस बट रिटर्न बैक होम इमीडिएटली, नो एरर। स्क्रीन को रोकिए, आंसर लगाइए, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा। प्यारे बच्चों, वैसे तो एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, इंग्लिश में कोई भी वर्ड, प्यारे बच्चे इंग्लिश में एक बार देख लीजिए, सर कोई इशू तो नहीं है। इंग्लिश में कोई भी वर्ड प्यारे बच्चे याद रखना जिसके आगे री लग गया तो री का मतलब ही होता है फिर से, मतलब अगेन होता है। प्यारे बच्चे, री का मतलब क्या होता है? अगेन होता है। मैं थोड़ा सा इसके साइज को कम कर लेता हूँ, थिकनेस को हम कम करते हुए, ठीक है। ही वेंट टू ऑफिस, यहां तक क्या कोई आपको मिस्टेक दिख रही है प्यारे बच्चे? नहीं। बट रिटर्न बैक, टर्न का मतलब होता है कहीं भी चलना, टर्न का मतलब होता है मुड़ना, टर्न कर लेना, ठीक है। यहां पर री लगने से इसका सेंस हो गया रिटर्न, मतलब वापस लौटना। रिटर्न का मतलब ही है वापस लौटना प्यारे बच्चे, और इसीलिए क्या रिटर्न के साथ बैक का आना जरूरी है। जो बैक का प्रयोग हुआ है प्यारे बच्चे, वो सुपरफ्लुअस यूज हुआ है। सुपरफ्लुअस का मतलब है प्यारे बच्चे कि ये जरूरत से ज्यादा यूज हुआ है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रिटर्न हो गया, रिव्यू हो गया, रिन्यू हो गया, रिट्राई हो गया, रीगेन हो गया, याद रखिएगा रिट्रीव हो गया। ये ऐसे वर्ड हैं, ये ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ कभी अगेन या बैक नहीं आएगा, जरूरत से ज्यादा है। तो पहले क्वेश्चन में स्पॉटिंग एरर कहां पर गलती है प्यारे बच्चे? बी पार्ट में गलती है। मुझे फटाफट सब लोग बताएंगे कितने मार्क्स हैं। इसका आंसर क्या हो गया? पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया प्यारे बच्चे बी। कोई डाउट इसमें? कोई भी डाउट इसमें प्यारे बच्चे? फटाफट से बताओ। ये पहला क्वेश्चन किस किस का ठीक गया, और सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर आप सभी के सामने है प्यारे बच्चे। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने है, फिल इन द ब्लैंक्स। यदि ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो मैं आपकी तैयारी को बहुत अच्छी समझूंगा। ड्यू टू द राइज ऑफ न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी, इंग्लिश में पूरा खेल, इंग्लिश में पूरा खेल एक वर्ड में मैं बता देता हूं, पूरा खेल सेंस का है। जो सेंस को समझ गया, मतलब समझ लीजिए वो कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मात खा जाए प्यारे बच्चे। ड्यू टू द राइज, किसमें ज्यादा उन्नति होने के कारण नई मीडिया टेक्नोलॉजी आ गई है, नए नए मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आने की वजह से लोग जो बहुत सारे, मेनी पीपल, अधिकतर लोगों ने ये भविष्यवाणी कर दी है कि अब जो न्यूज़पेपर हैं वो क्या हो जाएंगे। अरे भाई, गांव में पहले न्यूज़पेपर आते थे, फोन नहीं थे लोगों के पास, नई नई मीडिया टेक्नोलॉजी नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, टेलीविजन नहीं था। ये बताइए, जितना ज्यादा मीडिया टेक्नोलॉजी आएगी उतने ज्यादा न्यूज़पेपर लोग पढ़ना पसंद करेंगे, उतने ही कम हो जाएंगे।
चारों ऑप्शन बताइए क्या आंसर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वाइड स्प्रेड माने होता है चारों तरफ तेजी से फैलना। टू स्प्रेड वाइडली इसका मतलब होता है टू स्प्रेड वाइडली। ये आंसर तो होगा ही नहीं। अरे भाई नई मीडिया टेक्नोलॉजी के आने पर मेरी जान न्यूज़पेपर का चलन क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। मतलब चलन से बाहर हो जाएगी ये चीज और इसलिए कॉमन प्लेस का यहाँ कोई मतलब नहीं है। कॉमन प्लेस होता है अ प्लेस, एक ऐसा प्लेस जहां पे सब लोग इसलिए अवेलेबल हो। आम प्लेस, आम स्थान होता है। इसका कोई सेंस नहीं है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग सीओडी हट गए। यूबिक्यूटस किसे कहते हैं प्यारे बच्चे? यूबिक्यूटस माने होता है कोई भी चीज जो हर जगह, मतलब अ थिंग और अ पर्सन हु इज अवेलेबल इजली एट ई एवरी प्लेस। कॉमन प्लेस का मतलब फाउंड एवरीवेयर। कॉमन यूबिक्यूटस का मतलब है फाउंड एवरीवेयर, जो हर जगह मिल जाए आसानी से। कहते हैं ना वेरी कॉमन चीज है। जैसे मैं कहूँ मोबाइल फोन, तो सबके पास मोबाइल फोन होते हैं। ये क्या यूबिक्यूटस थिंग है। मैं कहूँ कॉफी शॉप, हर शहर में कॉफी शॉप होते हैं, यूबिक्यूटस है। मैं कहूँ सबके पास कपड़े होते हैं, ये क्या यूबिक्यूटस है। नो आम आम बात है। एनीथिंग विच इज फाउंड एवरीवेयर इज डिफाइंड एज यूबिक्यूटस। तो सर ये बताइए नई मीडिया टेक्नोलॉजी आने पर न्यूज़पेपर का जो चलन होगा, न्यूज़पेपर का जो वो होगा, यूज होगा, वो कैसा हो जाएगा? ऑब्सोलीट हो जाएगा। मतलब कम हो जाएगा। ऑब्सोलीट का मतलब होता है प्यारे बच्चे आउटडेटेड। आउटडेटेड सर, और क्या कह सकते हैं इसको? आउट ऑफ स्टाइल। आउट ऑफ स्टाइल कहते हैं ना सर, ये चीज स्टाइल से बाहर हो गई है, आउटडेटेड हो गई है। एक और वर्ड क्या हो सकता है आउटडेटेड का मतलब? नो लॉन्गर, नो लॉन्गर इन यूज, नो लॉन्गर इन यूज। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो सही आंसर क्या हुआ टू का? ए इज द राइट आंसर। मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद द करेक्ट एडजेक्टिव लगाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मेरा भाई, पता नहीं कौन सा भाई जिसका नाम अरहान है। मेरा कौन सा भाई? मेरा भाई जो अरहान है एक्चुअली में, जिसे हम अरहान कहते हैं। कौन सा भाई? क्या कभी ब्लड रिलेशन के लिए, प्यारे बच्चे याद रखना, हमेशा जब भी ब्लड रिलेशन की बात होंगे तो प्यारे बच्चे ब्लड रिलेशन के लिए हमेशा याद रखना एल्डर, और या फिर क्या आएगा? एल्डेस्ट आएगा। ELDEST याद रखना प्यारे बच्चे, एल्डर या एल्डेस्ट। याद रखना ओल्ड की सुपरलेटिव डिग्री ये एल्डर है, और ओल्ड की एक सॉरी कंपैरेटिव डिग्री, और ये सुपरलेटिव डिग्री है। लेकिन कोई चीज पुराने समय की हो, ब्लड रिलेशनशिप की बात न की जाए, पुराने समय की है, तो उसके लिए हम लगाते हैं प्यारे बच्चे या तो ओल्डर और या फिर ओल्डेस्ट। OLDEST। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी ये चीजें। ठीक है सर, अब बताइएगा भाई की बात हो रही है, भाई ब्लड रिलेशनशिप में आते हैं, बिल्कुल ठीक है। सीनियर तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सीनियर पद के लिए यूज किया जाता है, जब आपसे कोई पद में बड़ा हो। आप किसी सेम कंपनी में, सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और वहां कोई आपसे पद में बड़ा है, उसे सीनियर कहा जाएगा। बिल्कुल सही है प्यारे बच्चे। ओल्डर का यूज भी हो सकता था यहाँ, लेकिन ओल्डर के साथ जब देन आती है तब हम कह सकते हैं, जैसे मैं कहूँ ही इज ओल्डर देन मी, माई ब्रदर इज ओल्डर देन मी, बिल्कुल सही है। बट ओल्डर हमेशा देन के साथ यूज हो सकती है, अकेली ओल्डर नहीं आ सकती। और याद रखना जब ब्लड रिलेशनशिप के लिए हमें दिखाना हो बड़े भाई के लिए, तो या तो हम एल्डर लगाएंगे या एल्डेस्ट लगाएंगे प्यारे बच्चे। तो यहाँ पर मुझे ये बताइएगा, सही नहीं, एल्डर लगाएंगे या एल्डेस्ट? ये ओल्डेस्ट है और ये ओल्डर है, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। क्योंकि कोई भी चीज जो एंशियंट टाइम की है प्यारे बच्चे, कोई भी चीज ऑफ एंशियंट टाइम, ऑफ अर्लियर टाइम, ये मेरा घर पुराने समय का है, माई हाउस इज ऑफ अर्लियर मतलब ओल्डर टाइम का है। ये मेरी जो वॉच है जो मेरी गर्लफ्रेंड ने दी थी, मतलब ये ओल्डर टाइम की है, मैं ये कह सकता हूँ। इसका मतलब ब्लड रिलेशनशिप के लिए हमेशा 100% क्या आएगा? माई एल्डर ब्रदर इज कॉल्ड अरहान। 100% बी इज द राइट आंसर। मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है प्लीज ये जरूर बताइएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। प्यारे बच्चे, मैं सीधे अगले क्वेश्चन पे पहुंचता हूँ। मेरा तरीका थोड़ा ये है कि ज़्यादा टाइम ना लगे और बच्चों को भी बोरियत ना आए। फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद द करेक्ट आर्टिकल। यदि आपने आज ये नहीं बताया कि ये सीरीज कैसी लग रही है, तो फिर मैं ये सीरीज कुछ दिनों बाद बंद कर दूंगा। तो आपका बहुत जरूरी है, यदि आप एक बार भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको कमेंट पे बताना प्यारे बच्चे, बहुत जरूरी है कि सर दिस सीरीज शुड बी कंटिन्यूड और नॉट। ओके, ही अप्लाइड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट आर्टिकल लगाना, ही अप्लाइड फिल इन द ब्लैंक्स ईयर लॉन्ग कोर्स टू इंप्रूव हिज इंग्लिश। बताओ आर्टिकल क्या आएगा? स्क्रीन पॉज करो, मुझे नहीं मतलब है, और उसके बाद आपको आंसर बताना है।
प्यारे बच्चे, एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। ईयर को हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, बस मुझे ये बता दो। ईयर से पहले कौन-सा आर्टिकल आता है? कुछ लोग कहेंगे ईयर, ईयर को ऐसे लिखा जाता है सर, ईयर, ये गलत है, बस यही तो दिक्कत है। ईयर का मतलब प्यारे बच्चे होता है, लिख लो ईयर, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? ईयर। और ईयर में प्यारे बच्चे पहला लेटर क्या है, जल्दी बताइए? ये कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन है, और व्यंजन से पहले कभी व्यंजन से पहले एन नहीं आ सकता, याद रखिएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ आपसे। तो इसलिए जब कॉन्सोनेंट साउंड होगी तो हम क्या लगाएंगे, उससे पहले ए लगाएंगे, और जब वॉवेल साउंड होगी तो हम एन लगाएंगे, आपको पता है। इसलिए ईयर लॉन्ग में पहला लेटर ये आ रहा है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड के लिए प्यारे बच्चे एन नहीं आएगा, द नहीं आ सकता, और इसलिए 100% आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। वोवेल साउंड आएगी तो प्यारे बच्चे हम एन लगाएंगे। मैं एक एग्जांपल फिर से रिपीट कर रहा हूं। प्यारे बच्चे, आप बोलते हैं यूनियन, याद रखिएगा यूनियन। यूनियन को आप हिंदी में क्या लिखते हैं? यूनियन। प्यारे बच्चे, ये क्या है? ये एक व्यंजन है, तो यूनियन से पहले कभी गलती से एन मत लगा देना, ये बिल्कुल गलत है। हमेशा ए यूनियन आएगा। इसी तरह ए यूनिटी होगा। लेकिन अभी मैं कहूँ यहाँ पे अम्बल, तो अम्बल में क्या होगा प्यारे बच्चे, याद रखना। अम्बल को कैसे लिखा जाता है? हम्बल नहीं बोला जाता, अम्बल बोला जाता है। अम्बल, ये बहुत ही अम्बल बंदा है, तो यहाँ पर एन अम्बल गाय आएगा, एन अम्बल मैन आएगा, एन अम्बल लेडी आएगा, और इसलिए 100% आंसर क्या हो गया? याद रखना, ईयर लॉन्ग एक एडजेक्टिव है जो कि नाउन से पहले आ रहा है, तो 100% इससे पहले एक आएगा। 4 का सही आंसर क्या हुआ प्यारे बच्चे? ए इज द राइट आंसर। पांचवा क्वेश्चन स्क्रीन पर बिना टाइम वेस्ट करते हुए आइडेंटिफाई द बेस्ट रिप्लेसमेंट। जिसने ग्रामर को थोड़ा भी ठीक ठाक तरीके से पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन को 100% कर पाएगा प्यारे बच्चे। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, इट इज हाई टाइम। यही समय है, यू कम टू अ डिसीजन। जब तुम एक डिसीजन पर आना चाहिए, मतलब तुम्हें डिसीजन ले लेना चाहिए। हिंदी तो ये होगी, लेकिन इसका रूल क्या है समझ लीजिए। कोई भी वर्ड इंग्लिश में, इट इज हाई टाइम, समझना ध्यान से। इट इज हाई टाइम, या फिर इट इज टाइम, और या फिर इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, यदि इनसे स्टार्ट हो तो अगला जो सेंटेंस या अगला क्लॉज आएगा जो इनके साथ में होगा, समझने की बात समझना, रटना मत, वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट को शो करेगा। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म को शो करेगा। नहीं समझ में आया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसका अर्थ समझो, रटो मत। यही समय है, समय आगे आने वाला नहीं है, जो निकल रहा है। ओहो, ये नियर पास्ट की बात हो रही है प्यारे बच्चे। तुम्हें डिसीजन अब लेना चाहिए था, तुमने लिया नहीं, मतलब तुम अब रोगे। हमेशा कोई भी सेंटेंस जो इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम से स्टार्ट होगा, तो अगला जो सेंटेंस होगा, ये सेंटेंस है प्यारे बच्चे, अगला ये सेंटेंस है, ये किसको दिखा रहा होगा? नियर फ्यूचर को या नियर पास्ट को? यही समय था जब तुम्हें डिसीजन लेना चाहिए था, तुमने नहीं लिया, मतलब आगे बहुत बुरी तरह रोना पड़ेगा। इसलिए हमेशा इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद आने वाला कोई भी क्लॉज हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होगा, और इसलिए यहां कम की जगह क्या आएगा? 100% केम आएगा, 100%। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये पेपर उस लेवल का पेपर होगा जो आपको एक्यूरेटली ऐसा ही दिखेगा। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है, वाइल्डली, अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रेडिक्यूलस। कोई भी व्यक्ति जो वाइल्डली, पूरी तरीके से, वाइल्डली गंवार के सेंस में यूज किया जाता है प्यारे बच्चे। गंवार जो बिल्कुल वाइल्डली माने पूरी तरीके से, वाइल्डली एक गंवार के रूप में, वाइल्ड मतलब जंगल, तो जंगली बोला जाता है। अनरीजनेबल, जिसकी बातों में कोई रीजनेबिलिटी ना हो, जिसकी बातों में कोई प्रॉपर तर्क ना हो, जो क्या करता हो, केवल कुतर्क करता हो, कुतर्क। मैं तुमसे कहूं भाई पढ़ लो, नहीं तो जिंदगी खराब होगी, तुम कहोगे सर तुम्हारा क्या जा रहा है, हम तो भीख मांगेंगे। ये क्या हो गया? अनरीजनेबल और इलॉजिकल बातें हो गई। जिसको दुख देखने होते हैं उसको अच्छी बातें कभी सही नहीं लगेंगी, उल्टी लगेंगी। रेडिकुलस माने बहुत ही बेहुदा, जो कंप्लीटली बेहुदा हो, जो बिल्कुल लॉजिक की बात ना करे, सेंस ऑफ, कहते हैं ना आउट ऑफ सेंस है, और जो बिल्कुल अनरीजनेबल हो, जिसमें सेंस नाम की चीज ना हो, उसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे? उसको बेहुदा ही बोला जाएगा, मतलब कहते हैं ना ये महामूर्ख है।
महामूर्ख, एक होता है मूर्ख, एक होता है महामूर्ख, मतलब इसे कुछ नहीं हो सकता। तो इसको एक वर्ड में क्या बोला जाता है मैं बता देता हूँ, रटना नहीं है प्यारे बच्चे। एब्सर्ड ये वो वर्ड है, मैं सबका मीनिंग बताऊंगा। एब्सर्ड कहते हैं मूर्खता की पराकाष्ठा, मतलब कहते हैं ना एक मूर्ख व्यक्ति और मूर्ख का भी पिताजी, मतलब मूर्खता की पराकाष्ठा। तो एब्सर्ड एक नाउन की तरह ट्रीट हो रहा है यहाँ पे, और एब्सर्ड का मतलब है महामूर्ख। जो बहुत गंवार हो, जो इलॉजिकल हो, जो रेडिक्यूलस हो, उसे एब्सर्ड कहा जाएगा। अब आप कहोगे सर आपने इसका मीनिंग बता दिया, इन तीनों के कौन बताएगा? वो भी बताऊंगा। एरिड का मीनिंग समझो ध्यान से। एरिड का मतलब होता है कंप्लीटली ड्राई, COMPLETELY और DRY। ड्राई मतलब सूखा, विदाउट रेन, नो रेन, कोई चीज जो बिल्कुल सूखी हो, ड्राइनेस। एरिड ऑप्शन इसलिए नहीं। एडेप्ट मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ सर, आई एम एडेप्ट इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बहुत निपुण हूँ। एडेप्ट माने लिख लो प्यारे बच्चे, कोई व्यक्ति जो किसी विशेष फील्ड में क्या हो, स्किल्ड हो। एक और वर्ड क्या आ जाएगा इसके लिए प्यारे बच्चे, जो एक्सपर्ट हो। एक और वर्ड क्या आ जाएगा, जो एफिशिएंट हो, EFFICIENT। एक और वर्ड क्या आ जाएगा सर एडेप्ट के लिए, बताइए भाई। वेटरन हो, वेटरन VATERAN, वेटरन हो जो मतलब बहुत स्किल्ड हो, स्कॉलर हो, उसको एडेप्ट कहा जाता है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। एब्जेक्ट मुझे बताओ भाई फटाफट से। एब्जेक्ट का मीनिंग मुझे आप लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। बताइए। देखो जब आपके पास बुरा समय आता है तो आप क्या कहते हो, सर मैंने दुनियादारी छोड़ दी, बहुत बुरा समय चल रहा है। आप कह लीजिए कोई भी बहुत बुरा व्यक्ति, एक्सट्रीमली कहते हैं ना नीच आदमी है, उसके लिए भी एब्जेक्ट लगाते हैं। तुम्हारी लाइफ में बहुत गंदी सिचुएशन आ गई है कि सर मैं बहुत बैड सिचुएशन से गुजर रहा हूँ, मतलब बुरी सिचुएशन से गुजर रहा हूँ, उसको भी एब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, an extremely bad situation, an extremely difficult situation, an extremely bad person, उसके लिए भी यूज किया जा सकता है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो गया एब्सर्ड इज द राइट आंसर। थोड़ा इसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन 7वां स्क्रीन पर आप सभी के सामने है। चेंज द वॉइस, बहुत अच्छा एक्टिव पैसिव है। एक क्वेश्चन एक्टिव टू पैसिव, एक क्वेश्चन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, 100% देखने को मिलेगा ही। डोंट इंसल्ट द पुअर, बहुत सिंपल है। अरे भाई पूरे इंग्लिश की दुनिया में याद रखना, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, बहुत बड़ी बात। यदि डोंट के बाद और डायरेक्ट आपको वर्ब मिल जाए तो इस वाक्य को इंटरोगेटिव मत समझ लेना, ये इंपरेटिव का नेगेटिव कहलाता है प्यारे बच्चे। इंपरेटिव का नेगेटिव, दुनिया का कोई भी वाक्य जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा वो इंपरेटिव सेंटेंस होगा, और यदि उसके आगे डोंट लग गई तो वो इंपरेटिव का नेगेटिव हो गया। बस बहुत सिंपल। मैं कहता अभी हेल्प द पुअर, समझने की कोशिश करो। वाक्य केवल होता हेल्प द पुअर, इसका पैसिव बनाओ तो मैं क्या कहता, हेल्प द पुअर, तो मैं कहता लेट, लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट को ले आता मैं, लेट द पुअर, लेट द पुअर मैं बी लगा देता और प्लस के मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देता हेल्प। लेट द पुअर बी हेल्प, बिल्कुल सही है। लेट प्लस के ऑब्जेक्ट प्लस के बी प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपने पढ़ा हुआ है। या पुअर शुड बी हेल्प, मोरल सजेशन के लिए। अब इसमें कहा जा रहा है डोंट इंसल्ट द पुअर, कभी गरीबों को मजाक मत उड़ाओ। बहुत सिंपल हो गया। इंसल्ट द पुअर होता तो मैं क्या कहता, लेट द पुअर बी इंसल्टेड। डू नॉट इंसल्ट द पुअर है तो मैं कहूंगा लेट द पुअर नॉट टू बी इंसल्टेड। 100% बी इज द राइट आंसर। अरे भाई बेवकूफ हो, तुम लोग क्या करते हो, ऑप्शन देखा करो। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, पैसे में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ये होगा नहीं। लेट द पुअर टू बी नॉट इंसल्टेड, टू बी के बाद नॉट नहीं आ सकती है, गलत है इसलिए आंसर नहीं हो सकता। लेट अस कहां से आ गया, अस तो है ही नहीं, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। लेट द पुअर नॉट टू बी इंसल्टेड, प्यारे बच्चे डू नॉट का पैसिव क्या हो जाता है, नॉट टू, बाकी सब सेम रहेगा। लेट द पुअर बी इंसल्टेड, नॉट टू किसमें चेंज होगा, डू नॉट चेंज हो गया नॉट टू में। अर्थ को बनाए रखने के लिए आंसर क्या हुआ प्यारे बच्चे, 100% बी इज द। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंटोनिम्स बताना है, मतलब अपोजिट बताना है। कौन से वर्ड का बताना है प्यारे बच्चे, प्री डायलेक्शन। प्यारे बच्चे इंग्लिश में, पूरी इंग्लिश के दुनिया में किसी शब्द के पीछे TION आ जाए, किसी शब्द के पीछे SION आ जाए, वो नाउन होगा। किसी शब्द के पीछे MENT आ जाए, वो नाउन होगा। प्री डायलेक्शन एक नाउन है। प्री डायलेक्शन एक नाउन है, इसका मतलब भी मैं समझा देता हूँ। प्री डायलेक्शन का मतलब होता है प्यारे बच्चे, किसी से कहते हैं ना सर मुझे इससे बहुत लगाव हो गया, प्री माने पहले से, और डायलेक्शन सर मैं इसकी तरफ, डायलेक्शन मतलब झुकाव है, मुझे इसकी तरफ झुकाव है, मतलब किसी से लगाव होना और या फिर
प्यारे बच्चे झुकाव होना, किसी की तरफ झुकाव होना, ठीक है ना? कहते ना सर मुझे उम्मती से बहुत लगाव है, पहले से ही मैं पसंद करता हूँ, तो प्रीडायलेक्शन का मतलब हो गया लगाव या झुकाव। अब इसका अपोजिट पूछा गया है, अपोजिट, तो भाई अपोजिट देखना होगा, पहले ये देख लो जो नहीं हो सकते। भाई जिससे लगाव है उसका उल्टा क्या होगा? जिससे घृणा है, तो डिफीट माने तो किसी को हराना, ये तो कोई मतलब ही नहीं है डिफीट का। अवर्जन किसे कहते हैं? अवर्जन एक नाउन है प्यारे बच्चे, और अवर्जन का मतलब नहीं पता हो तो लिख लो हेटरेड, HATRED। एक और मीनिंग बता देता हूँ, एंटीपैथी, PATHY, एंटीपैथी माने भी घृणा होता है प्यारे बच्चे। किसी से घृणा करना, किसी से घृणा करना, अवर्जन का क्या हो गया? हेटरेड और या एंटीपैथी। समझ में आ गया? अवर्जन इसका सही आंसर है, उल्टा हो गया प्रीडायलेक्शन माने किसी से लगाव करना, किसी से फॉन्ड ऑफ, शौकीन होना, किसी से अफेक्शनेट होना, प्यार करना, और इसका उल्टा हो गया अवर्जन माने घृणा। अब ये ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? ऑब्जेक्टिविटी लिख लो, ये क्यों नहीं होगा? निष्पक्ष रहना, किसी भी पक्ष में न रहना, मतलब न्यूट्रल रहना। आप समझ पा रहे हो? मैं न्यूट्रल हूं, न मैं फेवर में न डिसफेवर में, मतलब मैं न्यूट्रलिटी, मतलब मैं इम्पार्शियल हूं, पार्शियल नहीं हूं, मतलब मैं पक्षपात नहीं करूंगा, मैं निष्पक्ष रहूंगा, उसे ऑब्जेक्टिविटी कहा जाता है। दुनिया के किसी वर्ड के पीछे यदि ITY या TY आएगा वो नाउन होगा। ऑब्जेक्टिविटी मतलब इम्पार्शियलिटी, न्यूट्रलिटी। ऑब्लिवियन ये भी एक नाउन है क्योंकि पीछे ION आ रहा है, तो ऑब्लिवियन का मीनिंग आप मुझे बताओगे फटाफट से। ऑब्लिवियन का मीनिंग मुझे आप बताओगे किसे कहते हैं? जल्दी बताइए। लिख लो नहीं पता है तो। किसी चीज के बारे में अवेयर ना होना, अनअवेयर होना। ऑब्लिवियन का मतलब अनअवेयर होना, किसी चीज के बारे में जागरूकता ना होना, अवेयरनेस ना होना। ऑब्लिवियन मतलब पूरी तरह से कहते हैं ना आंखों के सामने पट्टी बांध रखी है, उसको ऑब्लिवियन कहा जाता है। और इसलिए प्यारे बच्चे इसका सही आंसर C इज द राइट आंसर। क्या किसी को कोई डाउट है? क्या किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर आपके सामने है, ऑस्मोसिस। हम 9th क्लास से हम पढ़ रहे हैं, आपने नाम सुना होगा एक वर्ड का इंग्लिश बायोलॉजी में, और आपने सुना होगा परासरण। परासरण, परासरण में क्या होता है? जो लिक्विड फ्लो करता है वो उसी के साइज के अकॉर्डिंग फ्लो करता है, उसको परासरण कहा जाता है एक निश्चित गति से। यदि आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो उसमें परासरण ऑस्मोसिस डिस्कस किया जाता है, कई बार इसका नाम फिजिक्स में भी लिया जाता है, ऑस्मोसिस की क्रिया। दूसरा इसका मीनिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छे, पहले इसको समझ लो। इसका सिनोनिम्स बताना है, मतलब समानार्थी, समान अर्थ वाला बताना है प्यारे बच्चे। तो समान अर्थ वाले का मतलब क्या हुआ? देखो, स्ट्रेंथ माने ताकत होती है। अब पहले इसका मीनिंग आना चाहिए तब ये समझ पाएंगे। तो ऑस्मोसिस होता है, मैं किसी व्यक्ति के साथ 10 दिन रहा और जो 10 दिन में मुझे उसकी धीरे-धीरे जो उसके अंदर क्वालिटी अच्छाई या बुराई थी, वो सब मेरे में आती जा रही है, लेकिन धीरे-धीरे। मतलब मैं भी ऐसा ही होता जा रहा हूँ जैसे वो है। कहते हैं ना, किसी के साथ अच्छे आदमी के साथ रहोगे तो आप अच्छी आदतें आएँगी, गंदे के साथ गंदे। धीरे-धीरे किसी का प्रभाव पड़ना। ऑस्मोसिस का मतलब है कि जिस ट्यूब से पानी जा रहा है, उस पूरे ट्यूब की नेचर एक जैसी हो जाएगी। मतलब कहीं से फूला होगा वो एक जैसा, कहीं से सिकुड़ा होगा एक जैसा। मतलब वो उसके माहौल को एडॉप्ट कर लेगा। मतलब ऑस्मोसिस में प्यारे बच्चों, किसी चीज को आप एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, किसी चीज को जो आप पहले से नहीं करते एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे देख रहे हैं आपके अंदर बहुत बदलाव आ रहा है। आप देख रहे हैं कि मेरे अंदर बहुत धीरे धीरे मैं इस चीज को स्वीकार रहा हूं। तो ऑस्मोसिस क्या हो गया? किसी चीज का ग्रेजुअल एक्सेप्टेंस। सर पहले मुझे इंग्लिश से डर लगता था, लेकिन अब मैं धीरे धीरे इंग्लिश के साथ जितना ज्यादा पढ़ाई कर रहा हूं उतना मुझे मजा आ रहा है। मतलब अब मैं इंग्लिश को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो ग्रेजुअली एक्सेप्टेंस क्या हो गया प्यारे बच्चे? इसका सही आंसर हो गया सिनोनिम्स, मतलब समानार्थी। स्लो रिकवरी गलत हो गया। स्लो रिकवरी इसका सेंस नहीं है तेजी से जो एक्सेप्ट किया आपने। बुरा अंत होना इसका कोई मतलब नहीं है। एब्रप्ट एंडिंग माने कुत्ते की मौत मरना। स्ट्रेंथ माने ताकत। सही आंसर क्या होगा ऑस्मोसिस का? ग्रेजुअल एक्सेप्टेंस इज द राइट आंसर। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई। फिक्स्ड प्रीपोजिशन यदि आपने थोड़े से भी पढ़ लिए हैं तो आप कर पाओगे, नहीं पढ़े हैं तो मैं 1-2 दिन बाद की क्लास में आपको 50 फिक्स्ड प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा, उस क्लास को मत छोड़िएगा प्लीज, ठीक है? वो ग्रामर की क्लास और यूट्यूब पर ही आएगी। सारे फिक्स्ड प्रीपोजिशन बताऊंगा जो एग्जाम में आ रहे होते हैं। बुक्स आर द, बहुत सिंपल है। सोर्स एक नाउन है, लिख लेना, SOURCE। और हैप्पीनेस भी एक नाउन है। जब दो नाउनों का आपस में संबंध बताया जाएगा तो एपोस्ट्रोफी ऑफ या फिर ऑफ से जोड़ दिया जाएगा। अपोस्ट्रोफी ऐसे ऑफ से जोड़ दिया जाएगा। बताइए, सोहन्स फादर, या तो मैं कहूंगा ये सोहन का घर है,
तो मैं कहूंगा सोहन्स हाउस या मैं कहूंगा हाउस ऑफ सोहन। लेकिन सही क्या है? सोर्स एक ऐसी नाउन है, लिख लीजिए, जो अपने साथ जब भी कभी संबंध की बात करेगी, सोर्स के सेंस में यूज होगी, तो एस ओ यू आर सोर्स के साथ हमेशा ऑफ लगाया जाएगा। इसका हिंदी भी बता रहा हूं, मतलब बुक आर द ग्रेट किसका? सोर्स है ऑफ हैप्पीनेस का। क्या है? किताबें हमारी खुशी का एक बहुत बड़ा स्रोत हैं। तो सोर्स के साथ जनरली ऑफ का यूज किया जाता है, इसको लिख लेना, सोर्स ऑफ। जब सोर्स आ जाए और किसी दूसरी नाउन से इसका संबंध बताया जाए, तो जनरली से ऑफ के टर्म में यूज किया जाएगा। फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ होगा, फॉर नहीं आ सकता, इनटू नहीं आ सकता, विद नहीं आ सकता, सेंस के अकॉर्डिंग सब चेंज हो जाए। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। टीचर ने क्या पूछा? द टीचर आस्क्ड, स्टूडेंट से टीचर ने क्या पूछा? द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, क्या करने के लिए? अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ो। फॉर इज मिस्टेक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन तुम नहीं बता पाओगे, मुझे पता है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा होगा, और उसने मिस्टेक जो करी है उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, ये बताओ। क्या उसके लिए तुम सहमत हो जाओ जो मिस्टेक करी है? पहली बात मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं प्यारे बच्चे, यहाँ पर टू आ रहा है, और टू के बाद जब भी कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्यारे बच्चे ध्यान रखना, तो उसे इन्फिनिटिव कहा जाएगा। समझ रहे हो? इन्फिनिटिव समझते हैं कि नहीं? थोड़ा बहुत मैं आगे बढ़ा दूंगा, इन्फिनिटिव, जीरंड, पार्टिसिपल, ये सब बताऊंगा, लेकिन अभी इतना समझ लो, टू के बाद हमें कौन सी वर्ब लगनी है, फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे एक छोटी सी गलती शायद टाइपिंग की हुई है, यहाँ अपोलॉजीज नहीं हो सकती, इसमें एस और एस लगाई गई है। तो यहाँ आंसर सही ऑप्शन ये होना चाहिए था, APOLO और GIZE, यहाँ वर्ब आएगी, ये नाउन की तरह ट्रीट की गई है। तो अपोलोजाइज यहाँ टाइपिंग में गलती है, इसको सेंस मत लो। अब चार ऑप्शन में से बताओ। टीचर ने स्टूडेंट से कहा होगा, याद रखना, जब एग्री आप लगाओगे, एग्री अपनी मिस्टेक के लिए वो एग्री हो गया, एग्री तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा। अपनी गलतियों के लिए या तो वो माफी मांगेगा, या वो कहेगा मुझे दंडित किया जाए, या कहेगा वो मुझे अपनी गलतियों के लिए मैं पश्चाताप कर रहा हूं। टीचर ने ये कहा होगा, तो यहाँ एग्री का तो सेंस के अकॉर्डिंग कोई सेंस नहीं है, ये तो हट गया। अब बात करते हैं और कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। प्यारे बच्चे, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, रिग्रेट और करेक्ट कैसी वर्ब है? लिख लो, ट्रांजिटिव वर्ब है। शायद ये कम समझ में आएगा आपको। ट्रांजिटिव का मतलब सर सकर्मक क्रियाएं, ये अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं, कोई प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। नहीं समझ में आया? ओहो, इनके साथ फोर भी आ रहा है और पूरा एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, हिज मिस्टेक। करेक्ट और रिग्रेट याद रखना, डायरेक्टली यदि आ रही होती हैं, आ जाते हैं, कब आते हैं? जब फोर नहीं होता। करेक्ट हिज मिस्टेक, रिग्रेट हिज मिस्टेक, लेकिन फोर आ रहा है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब ये सकर्मक क्रिया है, मतलब वो ट्रांजिटिव वर्ब कोई भी, वो कभी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट नहीं लेते। इसका मतलब इनके साथ प्रीपोजिशन नहीं आता, तो यहाँ फोर आ रही है, इसलिए दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। अब सेंस के अकॉर्डिंग क्या आएगा? टीचर ने स्टूडेंट से कहा होगा, अपनी गलती के लिए क्या मांगो? माफी मांगो। अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक। 100% प्यारे बच्चे, 100% बी इज द राइट आंसर। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट भाई? 12वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, स्क्रीन को पॉज करो और अपना सॉल्व करो। नंबर बताओ कितने आ रहे हैं। फादर टोल्ड पीटर, ओहो, फादर ने पीटर से कहा टू क्लीन हिज शूज, का अपने जूते साफ करने के लिए। ये डायरेक्ट स्पीच नहीं है, ये इनडायरेक्ट है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू लगाया गया, और ये पूरा इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है प्यारे बच्चे। आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच। पीटर ने टोल्ड, टोल्ड आ रही है, मतलब शायद ये बात पीटर ने पास्ट में कही है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट रही होगी, तो प्रेजेंट तो हो नहीं सकती। अरे भाई, फादर ने पीटर से कहा होगा, तो ये प्रेजेंट नहीं रहा बच्चों। यहाँ पर दो ऑप्शन ये होंगे नहीं। तीसरा ऑप्शन, फादर ने पीटर से कहा है कि अपने शूज साफ करो। पिताजी पीटर से पूछेंगे नहीं, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया पिताजी ने। आस्क्ड कब यूज की जाती है? जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो फादर ने कहा होगा, फादर टोल्ड आ रही है, इसका मतलब ये सैड रहा होगा, फादर ने कहा होगा पीटर क्लीन, और यहाँ हिज चेंज हुआ होगा किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वहां चेंज हो गया सेकंड के अकॉर्डिंग, योर शूज, और योर शूज चेंज हुआ हिज शूज के अकॉर्डिंग। तो सही आंसर क्या होगा? 100% डी इज द राइट आंसर। किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 13 पर पहुंचते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स एंड फ्रेज। प्यारे बच्चे, स्क्वायर पैक्स एंड राउंड होल्स, जिसने एडम्स फ्रेज पढ़े हैं वो इस चीज को थोड़ा बहुत समझ पाएगा
इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आप इनको रट्टा मार रहे हैं तो आप कुछ नहीं हो सकता। आप कुछ नहीं आता, आपको बस इतना समझ में आ जाए, स्क्वायर का मतलब होता है प्यारे बच्चे चौकोर चीज़। कोई भी चौकोर स्क्वायर चारों साइड सेम हो और राउंड होल्स में आपको पैक डालने हैं। स्क्वायर पैक माने कोई भी छोटे-छोटे टुकड़े जो स्क्वायर हैं और वो राउंड होल में डालने हैं। इतना ही बड़ा गोला है इधर देखिए, राउंड होल में। क्या कोई भी गोलाई वाली चीज़ क्या उतने ही साइज़ की स्क्वायर वाली चीज़ में फँस सकती है क्या? नहीं जा सकती अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी गोल चीज़ स्क्वायर पैक्स तुम डालोगे, इतना बड़ा गोला है और यदि मैं चौकोर कोई लकड़ी डालूँ यहाँ ऐसे बिल्कुल चौकोर, वो गोले में फँस जाएगी कि नहीं? कोनों पर जाकर रुक जाएगी। कितना सही बनाए जाते हैं आइटम्स, रटने नहीं होते। मतलब किसी चीज़ का एडजस्ट ना होना, मतलब एक ऐसे व्यक्ति पीपल इन द रॉन्ग जॉब्स। सर ये काम करने का नहीं है मेरा लेकिन मजबूरी में करना पड़ रहा है, मतलब मैं इसमें फिट नहीं बैठ पा रहा हूँ। नॉट टू बी फिटेड विदिन द बाउंड्रीज। अ जेन्युइनली हेल्पफुल पर्सन इसका कोई मतलब ही नहीं है। चालाक आदमी ये कोई ऑप्शन ही नहीं है। टू बी परप्लेक्स्ड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में होना नहीं, बहुत ज़्यादा भ्रमित होना ये भी नहीं होगा। अरे भाई बहुत सिंपल चीज़ है। स्क्वायर पैक्स हैं, चौकोर टुकड़े हैं और उन्हें राउंड होल में डालना है। क्या कभी जाएँगे? राउंड चीज़ या तो राउंड में जाएगी, स्क्वायर चीज़ या तो स्क्वायर में जाएगी। इसका मतलब नॉट टू बी फिटेड, मतलब पीपल इन द रॉन्ग जॉब। सर ये काम करने का नहीं है। भारत में अधिकतर लोग कैसे हैं? उन्हें वो काम सब कर रहे हैं जिन्हें वो खुशी दे नहीं रहे हैं, बस मजबूरी में या दिखावे के लिए कर रहे हैं। उसी को कहा जाता है पीपल इन द रॉन्ग जॉब्स। कोई डाउट? सी इज़ द राइट आंसर 100%। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ भाई। मैं वेट कर रहा हूं, आप लोग मुझे बताइए। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जल्दी बताइए फटाफट से। म्यूनिफिसेंट एक एडजेक्टिव है, मैंने पहले ही बताया है, नहीं पता हो तो लिख लो। दुनिया में कोई भी वर्ड जिसके पीछे ईएनटी आएगा, ईएनटी आएगा, इंपोर्टेंट हो गया, ठीक है, इंटेलिजेंट हो गया, अट्रैक्टिव हो गया, ये सारे एडजेक्टिव होते हैं प्यारे बच्चे। म्यूनिफिसेंट एक एडजेक्टिव है जिसकी सही स्पेलिंग लिख लो, MUNIFICENT। म्यूनिफिसेंट का मतलब होता है बहुत ही मॉडेस्ट। मॉडेस्ट माने वो व्यक्ति जो बहुत दयालु है, वो व्यक्ति जो बहुत, कहते ना सर ये तो जनरस बंदा है, जनरस मतलब गैया है। कहते ना सर लिबरल, इसका दिल बहुत बड़ा है, ये तो बहुत उदार है। कहते ना अम्बल, सर ये तो बहुत ज्यादा सीधा लड़का है या लड़की है। तो म्यूनिफिसेंट उसी को कहा जाता है। म्यूनिफिसेंट की सही स्पेलिंग MUNIFICENT। सी इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा। एडवर्ब बताने हैं, किस नाउन की? प्योरिटी की एडवर्ब बताने हैं। मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को आप लिखें मेरे साथ। प्यारे बच्चे प्योरिटी, तो इंग्लिश की दुनिया में किसी शब्द के पीछे TY आएगा। ऑनेस्टी, प्योरिटी, ये सब नाउन होंगे। प्योरिटी एक नाउन है, लिखते चलना। प्यारे बच्चे प्योर क्या है? लिख लो। प्योर एक एडजेक्टिव है, प्योर एक एडजेक्टिव है, याद रखना। प्यूरिफाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्यूरिफाई एक वर्ब है। इंग्लिश में जिसने पार्ट ऑफ स्पीच को समझ लिया कि कौन सा वर्ड क्या है, उसे इंग्लिश उसके बाएं हाथ का खेल है। मुझे कहना ये व्यक्ति बहुत अच्छा है तो मैं क्या कहूंगा? दिस इज एन अट्रैक्शन मैन। नहीं, मैन से पहले क्योंकि एडजेक्टिव आएगा और अट्रैक्शन एक एडजेक्टिव नहीं है, तो मैं कहूंगा दिस इज एन अट्रैक्टिव लेडी, अट्रैक्टिव मैन। इसका मतलब प्यूरिफाई एक वर्ब हो गया। ओहो, जब किसी एडजेक्टिव में एलवाई जुड़ जाता है, प्योर एक एडजेक्टिव था प्यारे बच्चे, इसमें एलवाई जुड़ गया प्योरली, और एडजेक्टिव में एलवाई जुड़ जाए तो प्यारे बच्चे वो इंग्लिश में 100% एडवर्ब बन जाता है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। और प्योरिटी क्या है? प्योरिटी तो ऑलरेडी एक नाउन थे। उन्होंने क्या पूछा था? इस नाउन का भैया एडवर्ब बताना है, तो एडवर्ब क्या होगा जल्दी बताओ। एडवर्ब क्या हो गया? सी इज द राइट आंसर। एक बात मुझे यहाँ बहुत जरूरी है बताना, जब किसी एडजेक्टिव में लिख लो एल वाई जुड़ जाए तो प्यारे बच्चे उसको एडवर्ब कहा जाता है, लेकिन जब किसी नाउन में एल वाई जुड़ जाए तो लिख लेना वो एडजेक्टिव होता है। बहुत दुख की बात है। अक्सर हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि किसी शब्द के पीछे एल वाई दिखे उसे एडवर्ब कहेंगे, गलत है। अब आप पूछोगे सर लवली क्या है? भाई लव एक नाउन है, लव एक नाउन है और नाउन में एलवाई जुड़ रही है, तो लवली याद रखना एडवर्ब नहीं हुआ, एडजेक्टिव हुआ।
और प्योरली, क्योंकि प्योर एक एडजेक्टिव है और प्योर में एलवाई जुड़ रही है तो प्योर एक एडवर्ब हो गया। कहते ना दिस इज अ लवली मैन, तो लवली एक एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। जब किसी एडजेक्टिव में एलवाई जुड़ेगी तो वो एडवर्ब होगा, और जब किसी नाउन में एलवाई जुड़ेगी तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा। प्यारे बच्चे, सही आंसर क्या हुआ? सी इज द राइट आंसर। कोई डाउट किसी को? अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, जिसने अच्छे लेवल की इंग्लिश पढ़ी होगी वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा, और इसलिए मैं आपको समय दे रहा हूं 60 सेकंड्स का। आंसर बताओ, स्क्रीन को पॉज करो और सही आंसर बोलो। अर्थ को समझना, मैं फिर रिपीट एक वर्ड लिख रहा हूं बहुत बड़ा। जिसने इंग्लिश में सेंस को समझ लिया उसके लिए इंग्लिश बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का। लड़के को पीटा गया था और इसलिए उसने इंस्टीट्यूट छोड़ा। फिर से पीछे से पढ़ो, इंस्टीट्यूट क्यों छोड़ा? ये इसका रीजन है प्यारे बच्चे। इंस्टीट्यूट छोड़ने का रीजन क्या है? क्योंकि लड़के को बुरी तरह पीटा गया था। अब यहां एक ऐसा वर्ड लगाना है जो रीजन दिखाए। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। रीजन कौन दिखाते हैं? कंजंक्शन। और कंजंक्शन में भी कौन से कंजंक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सर ये क्या होता है तो समझ में नहीं आया। हाँ, बस कंजंक्शन समझ लो। कारण कौन दिखाते हैं? कारण कंजंक्शन। लड़के ने इंस्टीट्यूट छोड़ दिया क्योंकि उसे पीटा गया। क्यों छोड़ा? क्योंकि उसे पीटा गया। अरे ये कंडीशनल वाक्य नहीं है बेवकूफो, इफ क्यों आएगा? कंडीशनल थोड़े है। अरे एंड में तो दो काम होते हैं, ये एंड कैसे आ सकता है? कोई कारण थोड़ी बताएगा एंड। उसने इंस्टीट्यूट छोड़ दिया और लड़के को पीटा गया। व्हाट डज इट मेक सेंस? इसका मतलब एंड कभी आ ही नहीं सकता। दो कामों को दिखाता है। थ्रो, दो। जब कोई एक काम के कॉन्ट्राडिक्टरी दूसरा काम हुआ हो, एक काम के अपोजिट कोई दूसरा काम हुआ हो, तब हम दो लगाते हैं। यद्यपि वो मेहनती था, दो ही वाज डिलीजेंट बट ही फेल, लेकिन फिर भी फेल हो गया। ऑल्दो, दो, इसलिए दो नहीं आ सकता। अरे रीजन, सिंस यहाँ एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो हमेशा बिकॉज या एज की तरह काम करता है प्यारे बच्चे, रीजन के सेंस में, और इसलिए 100% यहाँ सिंस का यूज होगा। सिंस द बॉय वाज बीटन बैडली एंड दैट्स व्हाई ही लेफ्ट द इंस्टीट्यूट। समझ में आया कि नहीं? जिसने कंजंक्शन को एक बार भी अच्छे से पढ़ लिया, मैं जल्दी ही पढ़ाने वाला हूं सारे टॉपिकों को, ठीक है ना? वो छोड़ना मत भाई। और इसलिए आंसर क्या हुआ? सेंस इज द राइट आंसर। अगला पैसेज बहुत ज्यादा अच्छा है भाई। पैसेज बहुत सिंपल। अच्छा ये बता दो बस, क्लियर दिख रहा है कि नहीं? सर एक बार बताइए, क्लियर विजिबल है? बहुत बढ़िया। चलो, मैं इसको पढ़ाने का तरीका मेरा थोड़ा अलग है। मैं क्वेश्चंस पर नहीं जाऊंगा। पहले में बहुत समय है, 20 मिनट का समय, 20 क्वेश्चन। पूरे पेपर को हम 10 मिनट में कर सकते हैं मात्र, और लास्ट के 10 मिनट हमें केवल पैसेज के लिए मिल सकते हैं। इंग्लिश से आसान लेवल एयरफोर्स में मुझे नहीं लगता किसी सब्जेक्ट में आता होगा। हमेशा से इजी टू मॉडरेट लेवल ही आया है। प्यारे बच्चों, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। कैसे पढ़ना होता है पैसेज को? डरना नहीं है। एक बार अच्छे से पढ़ लिया, 5 में से 5 क्वेश्चन सही गए। द मोस्ट फ्रैटनिंग एस्पेक्ट ऑफ मेल न्यूट्रिशन। ओहो, मेल माने गंदा, न्यूट्रिशन माने खाना। जो हम गंदा खाना खाएंगे उसका फ्रैटनिंग माने सबसे डरावना पहलू क्या है? सबसे डरने वाली बात क्या गंदे खाने की? वो ये है, इट इज लाइकली टू कॉज। क्या कर सकता है बासी खाना और गंदा खाना? परमानेंट ब्रेन डैमेज भी कर सकता है। तो और वो कैसा डैमेज होगा? क्या दोबारा रिकवर हो पाएगा? नहीं। एक्सपेरिमेंटों से पता चला, जो कहाँ किए गए? जानवरों पे किए गए, और उनसे पता चला जो ब्रेन डैमेज हुआ मेल न्यूट्रिशन से, जो ब्रेन डैमेज होगा वो इरिवर्सिबल है। ओहो, जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। एक बार दिमाग खत्म, डैमेज, तो फिर दोबारा इरिवर्सिबल है, अनचेंजेबल है। दैट कैन नॉट बी टेकन बैक, इज कॉल्ड एज इरिवर्सिबल। सर और क्या हो सकता है इससे? दिस मे नॉट होल्ड ट्रू फॉर ह्यूमन बीइंग। हो सकता है ये इंसानों के लिए सही ना हो। जानवरों के लिए सही था कि परमानेंट ब्रेन डैमेज हो गया, हो सकता है इंसानों के लिए ना हो, लेकिन फिर भी क्या होगा? एस्टेब्लिश्ड फैक्ट, जो अभी तक पता चले फैक्ट, और जो रिजल्ट आए हैं, जो टेस्ट हुए हैं, कंडक्ट किए गए हैं अभी तक, 10 फार मतलब अभी तक, ये 10 फार मतलब अभी तक किए गए, वो ये बताते हैं, पॉइंट मतलब अलार्मिंग कंक्लूजन्स, डरावने उनके निष्कर्ष निकले हैं। बहुत डरावने अलार्मिंग सिचुएशंस हैं। मतलब ह्यूमन ब्रेन कब बढ़ता है बताओ? रैपिडली, तेजी से बढ़ता है। पहले 3 महीने में, जन्म से पहले 3 महीने, अरे 6वें 7वें 8वें महीने में माँ के पेट में बच्चा होता है, ब्रेन डेवलप होना शुरू हो जाता है। सोचिए, तेजी से बढ़ता है। और सर बर्थ के बाद में कब बढ़ता है? चाइल्ड्स ब्रेन
वेट कितना हो जाता है 1/4 एक चौथाई ऑफ द एडल्ट ब्रेन। ओहो! जन्म के समय जब बच्चा होता है तो हमारा जो वेट होता है इसका ब्रेन का उसका 1/4 पूरी तरह उसका ब्रेन डेवलप हो चुका होता है बच्चे का। सर कितनी एज तक? बाय द एज ऑफ 1 1 साल तक। बाय द एज ऑफ 4 सॉरी ब्रेन रीचेस 99% ऑफ फुल वेट। पूरे वेट का 99% हो चुका होता है एडल्ट के ब्रेन का बाय द एज ऑफ 8 और 8वीं साल तक। ये 1 नहीं है, ये 4 है, गलती से टाइप हुआ है। 4 साल तक की बात की जा रही है, ठीक है? एंड बाय द एज ऑफ 8 और 8 साल तक क्या हो जाता है? इट अटेन्स 8 साल तक बच्चे का जो ब्रेन है, ध्यान रखना, एडल्ट के ब्रेन के बराबर होता है और उसमें कोई फर्दर इंक्रीज नहीं होता है। बहुत बड़ी बात है। केवल एक बच्चे का जो जिस तरह दिमाग मेरे में है अभी 30 साल में, उतना ही 8 साल के एक बच्चे में पूरा डेवलप हो चुका होता है। उसके आगे कोई वृद्धि नहीं होती, याद रखना इस बात को। और इसीलिए देयर आफ्टर और इसीलिए पहले 4 साल किसी भी बच्चे के लिए बहुत क्रिटिकल होते हैं ब्रेन डेवलपमेंट में। और ये तुमने उसको गंदा खाना दे दिया, मेल न्यूट्रिशन दे दिया, तो समझो परमानेंट ब्रेन डैमेज हो जाएगा। इसलिए एंड इफ अ चाइल्ड और एक चाइल्ड सफर झेल रहा है मेल न्यूट्रिशन को, बुरा खाना मिल रहा है ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो डैमेज उसका कैसा होगा जल्दी बताओ? मे विदिन बी परमानेंट, हमेशा के लिए परमानेंट ब्रेन डैमेज हो जाएगा प्यारे बच्चे। इसलिए पहले 4 साल बताओ खाना क्यों जरूरी है? अ गुड न्यूट्रिशन एसेंशियल इज द फर्स्ट फोर। हाँ ये गलत लग गया है, फोर द फर्स्ट, यहाँ फोर है, इज नहीं आएगा। पहले 4 साल के लिए एक अच्छा खाना क्यों जरूरी है? क्योंकि पहले 4 साल में बच्चे का ब्रेन पूरा हो जाता है? नहीं। पहले 4 साल में ब्रेन फ्री डेवलप होता है? अरे वो बात नहीं है, पैसेज के अकॉर्डिंग क्या सही है? पहले 4 साल में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता, नहीं 8 साल के बाद नहीं होता। अरे भाई पहले 4 साल में बच्चे के ब्रेन का वेट 99% एडल्ट के ब्रेन के बराबर हो जाता है मेरी जान। और इसीलिए पहले 4 साल बहुत क्रुशियल हैं खाने के मामले में, और इसलिए मेल न्यूट्रिशन से बच्चे को बचाना चाहिए। पहले का सही 17 का सही आंसर डी। सर 18वां क्वेश्चन पूरा ये पूरा पैसेज किसके ऊपर है बताओ? पूरा पैसेज की थीम अब तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुमने इतने अच्छे से पैसेज को पढ़ा है। पूरा पैसेज एक ही चीज के ऊपर है, गंदा खाना और उसके इफेक्ट। मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण और उसके इफेक्ट। एक वर्ड सुना होगा मेल न्यूट्रिशन में, हिंदी में कुपोषण इसको बोलते हैं, मतलब अच्छा पोषण नहीं मिल पाना। मेल न्यूट्रिशन और उसके क्या इफेक्ट होते हैं, यही पूरे पैसेज की थीम है प्यारे बच्चे। और अगला क्वेश्चन क्या है बताओ? एक वर्ड आया था इसमें इरिवर्सिबल, मैंने बताया भी था। यदि तुमने मेल न्यूट्रिशन दिया बच्चे को तो जो ब्रेन डैमेज होगा वो रिवर्सिबल होगा, मतलब वो वापस नहीं लाया जा सकता। दैट कैन नॉट बी टेकन बैक। मतलब रिवर्सिबल का मतलब जो चेंज हो जाए, जो इररिलेवेंट हो, रिलेटेड ना हो, जो बदल जाए, नहीं, अनचेंजेबल। प्यारे बच्चे दोबारा से फिर ये ब्रेन डैमेज सही नहीं हो सकता, अनचेंजेबल है। लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने मैं फिर से बता रहा हूं। एक वर्ड आया था पैसेज में जिसका मीनिंग वेरी इंपॉर्टेंट था, बताओ? फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कौन सा वर्ड आया था जिसका मीनिंग वेरी इंपॉर्टेंट था, बताइए? वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब कंडक्ट नहीं हो सकता है, इसको तो किसी चीज को लागू करना। क्रुशियल हो, क्रुशियल का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही आंसर हो सकता है। लेकिन आगे के शब्द भी देखेंगे। अलार्मिंग माने सचेत करना, चेतावनी देना, वार्न करना, ये नहीं होगा। नेवर द लेस माने फिर भी। इसका मतलब क्रुशियल इज द राइट आंसर। क्रुशियल का मीनिंग होता है वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट। 100% सर। मुझे आप सही सही बताओगे कितने नंबर आपके इस पेपर में आए? इस पूरी पीडीएफ को मैं आपको सेव करके भेजूंगा, ठीक है ना? ये पीडीएफ भी आपको प्यारे बच्चे सेव करके मिल जाएगी, इस बात को याद रखिए। बट मेरी एक ही गुजारिश है कि आप लोग करोगे क्या? आप लोग इस चीज के लिए ध्यान रखना है। एडजस्ट वन 2 पेज, ठीक है? आपके मार्क्स कितने आए प्यारे बच्चे इसमें? ये सीरीज कंटिन्यू रहनी चाहिए कि नहीं? पर डे 2 पेपर होने चाहिए कि नहीं? ये सब आपको बताना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार एंड जय हिंद।